हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ डनडिन में, जहाँ पर ओटागो ने अपना लास्ट मैच खेला था वेलिंगटन के अगेंस्ट में, और उनको मैच वो हारना भी वाला था। जो मैच भी हमने कवर करा था बहुत ही अच्छा गया था, और फिर से एक और फोर्थ ट्रॉफी का मैच हमारे लिए अच्छा गया। जो मैच हमने खेला था कल का नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, हमारे सारे पॉइंट सही गए थे। पहले इनिंग्स में तो हम बहुत ही बढ़िया चल रहे थे। दूसरे इनिंग्स पर मुझे लगता है अगर आपने शमूलियान को रखा होगा तब तो दिक्कत थी ही नहीं। बेन स्मिथ, मुझे उम्मीद तो नहीं है किसी ने रखा होगा, 11% सिलेक्शन था उनका, लेकिन उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली ही बहुत बढ़िया पारी खेल दी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर आपने जो वाकर रखा होगा, क्रिश्चियन क्लार्क रखा होगा, तो इन सब के बीच में तो वो सिलेक्शन सही गया ही होगा। और हमारे जो बॉलर्स भी हमने सिलेक्ट करे थे, जो बैट्समैन भी हमने सिलेक्ट करे थे, सब के सब सही थे। बहुत लोगों ने साइफर्ट को रखा था, लेकिन साइफर्ट का हमने बता दिया था। जो कार्टर फिर से अच्छा कर रहे हैं, हेनरी कूपर ने आपने देख लिया क्या किया। उनके दोनों के ही सिलेक्शन थोड़े से कम थे। बॉलरों में से क्रिश्चियन क्लार्क शायद लोगों ने रखा भी होगा, लेकिन उनका भी सिलेक्शन कम था। जो वाकर को किसी ने नहीं रखा था। तो ये सारी चीज़ें सही गई थी। एक दो प्लेयर थोड़ा सा अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है स्मॉल लीग जीतने के लिए तो काफ़ी होगा ही। बड़ी लीग में शायद बेन स्मिथ ही होंगे, जिनका हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं करा था। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस मैच की तरफ। अभी तक लगातार बैक टू बैक विंस चल रहे हैं, किसी भी दिन लॉस हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार है ना। लेकिन अभी के लिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ डनडिन में मैच होने जा रहा है, जो कि ओटागो का घर है। वेदर क्लियर है। कैंटरबरी की हालत पिछले कुछ मैचेस में उतनी अच्छी नहीं रही है। सुपर्स मैच में भी वो थोड़ा सा लड़खड़ा आए थे अपने बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई थी उनकी तरफ से। और आपको याद होगा कैंटरबरी का भी लास्ट मैच हमने कवर करा था, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में था। वहाँ पे हालांकि उन्होंने मैच जीता था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा लड़खड़ा रही है। एज ए टीम उतना स्टेबल नज़र नहीं आ रही है वो। और अभी तो एक अवे मैच भी है, जहाँ पर रिकॉर्ड भी उनके काफ़ी ख़राब है। तो देखते हैं क्या होता है और किन पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ओटागो यहाँ पर 4-1 से आगे चल रही है, और इस सीज़न में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है इन दोनों टीमों के बीच में। वहाँ पे भी ओटागो ने जीत हासिल करा था। ठीक है, तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट करते हैं 2021 फरवरी 19, मतलब लगभग 2 साल पुराना मैच है। क्वींसटाउन में हुआ था, ओटागो का घर है ये भी। 271 रन बनाए थे, 271। मैककॉन की दिख जाते हैं आपको, फ्लेचर दिख जाते हैं, वैन वॉकम जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, खिलाया जाता है या नहीं देखना पड़ेगा। डफी अभी भी इंजरी से वापस नहीं आए हैं, और रिप्पन के यहाँ पर 1 विकेट रहे हैं। ओटागो 45 ओवर में 217 रन बनाए थे, लेकिन वो पीछे रह गए। वैन वॉकम के भी 2 विकेट्स यहाँ पर थे, और ऊपर उन्होंने रन भी बनाया था, बाकी नट्टल। और ये मैच कैंटरबरी ने जीत हासिल करा था। मोर देन एवरेज टोटल रहा। ओटागो का बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, कैंटरबरी का भी बहुत बढ़िया रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो इतना तो रहा कि वो मैच जीत जाए। 20 विकेट यहाँ पर गिरे। मेजर परफॉर्मर्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, फ्लेचर, वैन वॉकम, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, और मैककॉन की, बस ये मेजर परफॉर्मर्स है। बाकी एक आध करके विकेट रहा है नट्टल और रिप्पन का, वो मेजर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगले मैच में आ जाते हैं, ये भी क्वींसटाउन में ही हुआ। ये उस मैच के एक दिन बाद ही हुआ। ओटागो ने यहाँ पे बना था 263, कंपैरेटिवली बेहतर, लेकिन यहाँ पे भी 9 विकेट गिरे, और विशाल कुछ नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर। रिप्पन ने यहाँ पे भी परफॉर्म करा। डेल फिलिप्स के कुछ स्कोर। हेनरी अवेलेबल नहीं है। नट्टन यहाँ पे भी 2 विकेट थे, ऊपर 1 विकेट था। कैंटरबरी यहाँ पर पीछे हो गई, वहाँ पर भी चेस करते हुए ओटागो पीछे रह गई थी, यहाँ पर कैंटरबरी पीछे रह गई। प्लेयर्स में से आपको मैककॉन की वापस से दिख जाते हैं। बाकी माइकल रे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, इन्होंने परफॉर्म करा हुआ था, और 4 विकेट इन्होंने निकाला। इनके बारे में कई बार बता चुका हूँ, ये कंसिस्टेंट विकेट टेकर कभी भी नहीं है, लेकिन ये जब लेते हैं बंचेस में लेते हैं तो वही उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कॉमन प्लेयर्स में से हमें नट्टल और रिप्पन दिखने मिले थे, और मैककॉन की, बाकी माइकल रे यहाँ पर ऐड हुए हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। और दोनों ही मैच में मोर देन एवरेज टोटल बना है, और बॉलर्स यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, विकेट्स बराबर गिर रहे हैं। अगला मैच और पहला मैच जो डनडिन में हुआ, इस बार भी कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड ऑल विकेट उनका डाउन हुआ था, और तीनों ही मैच में उनके ऑल विकेट डाउन हुए, जिनमें से एक मैच में जीते भी थे 270+, उसके बाद 230 और 240 के बीच में भी स्कोर बनाया, वो ऑल विकेट डाउन हुआ, वो मैच हार गए। यहाँ पे भी उससे भी कम स्कोर। इस बार भी वैन वॉकम के कुछ स्कोर आपको दिख जाते हैं। बेकन जो इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा करते हैं। मुलर, डफी अवेलेबल नहीं है। ओटागो भी बहुत बढ़िया कुछ नहीं करा बैटिंग, लेकिन जीत गए वो मैच। डेल फिलिप्स और फिनी, ये दोनों आपको देखने मिलते हैं, और वैन वॉकम ने यहाँ पर 2 विकेट्स भी निकाले, तो वैन वॉकम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पहले मैच में भी हमने देखा, जब भी बैटिंग फर्स्ट उन्होंने कराई, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा, बॉलिंग से भी विकेट निकाले, यहाँ पे भी वही। और ये डनडिन का मैच भी था, जहाँ पे एक आज का मैच, मतलब कल का मैच होने जा रहा है, और फिर से वही मिड रेंज का स्कोर। हाई स्कोरिंग भी नहीं आप कहेंगे, लो स्कोरिंग भी नहीं कहेंगे, मिड रेंज का स्कोर, और ओटागो यहाँ पर अपर हैंड रख रही है। ठीक है, बॉलिंग दोनों तरफ से सही हुई, ठीक ठाक ही हुई, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ओटागो थोड़ा बेहतर कर रही है बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी। सेकेंड लास्ट मैच इस बार रैंकियोरा में हुआ। ओटागो ने उसी रेंज में फिर से स्कोर बनाया 258, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। रदरफोर्ड यहाँ पर चले मैक्स काउ के साथ,
बॉलरों में से नट्टल यहाँ पर 2 विकेट है, विल ओराउड का जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, मैककॉन की यहाँ पर 1 विकेट है। पहले 2 मैच में कुछ रन थे, तीसरे मैच में रन नहीं था, विकेट भी नहीं थे, यहाँ पर 1 विकेट। बाकी बैटिंग से अभी तक नहीं चले हैं, मतलब खास कुछ नहीं करा है उन्होंने। कैंटरबरी फिर से यहाँ पर पीछे रह गई 205, ठीक है। और जी हाँ, 4 लगातार मैचेस में कैंटरबरी यहाँ पर ऑल आउट हो रही है। भले ही वो एक मैच जीते भी होंगे, लेकिन तब भी वो ऑल आउट हुए थे, यहाँ भी ऑल आउट हुए। इस बार हमें बेकन फिर से देखने मिल गए बेन लॉक्रोस के साथ, और डफी बैटिंग में से आपको लियो कार्टर देखने मिलते हैं। एक नाम आप यहाँ पर मिस कर रहे होंगे, जो है चैड बोवेस। 4 के चारों ही मैच में वो नहीं चले। रदरफोर्ड भी बड़े नाम है, एक मैच चले। मैककॉन की कभी कुछ स्कोर है 30-40 के बीच में, पॉइंट समझ लो, उससे ज़्यादा नहीं। ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। लास्ट मैच जो हुआ था और इसी दिन का पहला मैच जो था इन दोनों टीमों के बीच में, क्राइस्टचर्च में हुआ था, मतलब कैंटरबरी के घर पे हुआ था मैच, लेकिन कैंटरबरी यहाँ पर भी ऑल विकेट डाउन हो गया। तो ट्रेंड बराबर फॉलो हो रहा है ऑल विकेट डाउन होने का, और बॉवेस यहाँ पर भी नहीं चले। बेकन ने यहाँ पर 1 विकेट, एक नहीं 2 विकेट निकाला था। तो बेकन यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लास्ट 2-3 मैच की अगर हम बात करें तो। बाकी रिप्पन ने भी 4 विकेट निकाले हुए थे, और माइकल रे 1 विकेट। माइकल रे का आपने नोटिस करा, एक मैच में 4 विकेट था, उसके बाद 3 मैच में नाम नहीं, उसके बाद एक मैच में 1 विकेट। तो यही इनका सीन है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट विकेट टेकर कभी नहीं है, लेकिन ये जब लेते हैं बचिस में लेते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। बाकी डफी जो अच्छा कर रहे थे इस फिक्चर में, अच्छे नाम रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ओटा को भी बैटिंग उतना बढ़िया उनका कुछ नहीं था, लेकिन इतना कम रन था, वो तो क्या ही कर लेते वो। नट्टल यहाँ पर कंसिस्टेंट हमें दिख रहे हैं, बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है, और रदरफोर्ड का यहाँ पर रन था। तो ये फिक्सचर जो हमें दिखा रहा है मोर देन एवरेज टोटल। ओटागो कंसिस्टेंटली बैटिंग कंपैरेटिवली बेहतर कर रही है, हाई फाई कुछ नहीं। कैंटरबरी की बैटिंग काफ़ी ख़राब रही है। इवन जो मैच वो जीते भी थे वहाँ पे 271, जो कि इस फिक्सचर में अभी तक तो हाईएस्ट स्कोर है वैसे किसी भी टीम के द्वारा, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने 10 विकेट खोए, और सारे मैच में उन्होंने 10 विकेट खोए हैं, और उस मैच के बाद से वो जीते भी नहीं हैं। ओटागो कंपैरेटिवली बेहतर कर रही है, लेकिन उनका भी बैटिंग ऐसा कुछ एक्सेप्शनल कुछ नहीं हुआ। कुछ नाम आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, जिनमें से मैट बेकन आप अगर नोटिस करेंगे, देखो यहाँ पे 2 विकेट था, यहाँ पर 4 विकेट बॉलिंग सेकंड में, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में भी 2 विकेट। और डनडिन का जो लास्ट मैच था वहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में 4 विकेट निकाले। तो 3 मैच उन्होंने लास्ट जो खेले हैं सारे के सारे उन्होंने विकेट्स निकाले हैं बंचेस में, ठीक है। बाकी डफी भी अच्छा करते थे, लेकिन डफी अवेलेबल है। माइकल रे का भी एक बार नाम आया है, 4 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था। बाकी अगर बताया जाए तो कैंटरबरी की तरफ से अगर बैटिंग में देखा जाए तो आपको एक बार लेथम अच्छा करते थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। फ्लेचर एक बार है 45, वैन वॉकम जिनके हमने बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देखे हैं, नट्टल के हमने बॉलिंग पे नाम देखे हैं जो कि अवेलेबल है। रिप्पॉन का परफॉर्मेंस हमने देखा है, रिप्पॉन ने यहाँ पे 1 विकेट निकाला था, उसके बाद 77। उसके बाद बीच में 1-2 मैच में उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन लास्ट मैच में फिर से उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था। रिप्पॉन एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के भी 2 मैच में नाम आए हैं। तो ये कुछ नाम है, ठीक है। कंसिस्टेंटली तो नहीं है, कंसिस्टेंटली अगर बताया जाए तो आपको बेकन दिखेंगे लास्ट 3 मैचेस में, नट्टल दिखेंगे कंसिस्टेंट विकेट टेकर है। इन दोनों के अलावा उतना कंसिस्टेंट कोई नहीं है, लेकिन ये कुछ नाम है जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम डनडिन वाले मैच को फोकस में रखें जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है, तो कैंटरबरी यहाँ पे भी ऑब्वियसली हारी भी थी। 222 उन्होंने बनाए थे। वैन वॉकम बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा था, बेकन हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और मेरे ख्याल से हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट स्कोरर भी थे। ओटागो ने चेस तो करा, लेकिन थोड़ा मशक्कत उनको भी करना पड़ा था। यहाँ पर डेल फिलिप्स के अलावा फिनी आपको डेल फिलिप्स के कुछ नाम आपको यहाँ पर देंगे, फिनी के नाम थे। और वैन वॉकम ने बैटिंग के बाद बॉलिंग से भी 2 विकेट निकाला हुआ था, ठीक है। तो शायद वैन वॉकम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट्स कर रहे होंगे, जो भी हो। तो ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। हेड टू हेड की चीज़ें तो ये रही, आपने देख लिया। अगर हम ग्राउंड पे आ जाएं तो जो 2 नाम अपने ऊपर देखे थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा नाम हमने प्लेयर का देखा था मैट बेकन, वो यहाँ पे भी हैं। माइकल रिपन यहाँ पे भी हैं। जो डफी भी यहाँ पर थे, लेकिन डफी अवेलेबल नहीं है। तो जो 3 नाम मोस्टली आपने देखे होंगे ऊपर भी ओटागो की तरफ से, वो 3 नाम यहाँ पे भी आपको दिख जाते हैं। अभी देखते हैं इस ग्राउंड पे क्या क्या हो रहा है। और इस ग्राउंड पे हालांकि हमने मैच तो कवर करके रखा था, लास्ट मैच जो था वहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं वो भी। तो ये पहला मैच है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बना ओटागो, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 323, तो काफ़ी बड़ा टोटल है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बेकन ये नाम कई बार दिख जाएगा आपको। ओटागो चेज नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। रिप्पॉन दिख जाते हैं, पेसर्स का अपर हैंड, ठीक है। ओटागो ने अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन बॉलिंग खराब होने के चलते वो यहाँ पर मैच हार गए। अगला मैच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बना ओटागो, उसी टीम के अगेंस्ट में यहाँ पर एक दिन बाद मैच हुआ। 243 पर निपटा दिया। बेकन वापस से, मूलर मैक्के अवेलेबल नहीं है। फिनी ने यहाँ पर बॉलिंग कराई और विकेट निकाला। ओटागो उन्होंने चेस नहीं वो कर पाए वापस से। डेल फिलिप्स के यहाँ पर स्कोर है, मूलर रेनविक अवेलेबल है, पेसर्स का अपर हैंड। और क्योंकि यूज्ड पिच था तो शायद थोड़ा बहुत स्पिनर्स को यहाँ पर विकेट मिल गया होगा, लेकिन फिर भी पेसर ही यहाँ पर अपर हैंड रख रहे हैं। कॉमन प्लेयर आपको यहाँ पर बेकन दिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से मैच जीत गई। ये जो लास्ट हेड टू हेड हमने देखा था वहाँ भी बेकन थे, ठीक है। डेल फिलिप्स थे, फिनी थे, ये 3 नाम ऊपर भी मिले हैं। पेसर्स का यहाँ भी अपर हैंड, और लेग स्पिनर जो थे वैन वॉकम आपने देख लिया, उन्होंने विकेट निकाला था।
अगला मैच जो 37 ओवर का मैच था, यहाँ पर भी बेकन ने विकेट निकाला, बहुत रन पड़े, ठीक है, लेकिन चलो विकेट तो निकाला जो आपके लिए मैटर करता है। डिपन के भी विकेट थे। ओटागो बहुत पीछे रह गए, 114 पर निपट गए पेसर्स का पर रन, मैक्स काउ के कुछ स्कोर। इस सीजन में जो पहला मैच हुआ, ओटागो वापस से बैटिंग अच्छा नहीं कर पाई। फिनी कई बार नाम दिख चुका है आपके इनका, और उसके बाद मैक्स काउ पेसर्स का अपर हैंड, सेंट्रल डिशीज ने बड़े ही इजीली चेस कर लिया, वहाँ पे भी एक विकेट जो था वो विकेट नहीं निकाला। और लास्ट मैच जो था, जो वेलिंगटन के अगेंस्ट में हुआ था, वापस से विशाल स्कोर कंसीड करना पड़ा। तो लास्ट 3 मैचेस में ना, ये कैंटरबरी वाले मैच को अगर हम छोड़ दें तो ओटागो की बॉलिंग कतई ख़राब हुई है, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पर 392 कंसीड किया, यहाँ पे कोई बॉलर वैसे भी थी नहीं, ना तो बेकन थे, ना तो रिपन थे, ना तो माइकल रे थे, ना तो डफी थे, तो ये तो बनता था, ठीक है। लेकिन मैं जो बताना है तो देखो 392 कंसीड किया, उसके बाद 22 ओवर में 159, कोई मतलब चांस ही नहीं दिया सामने वाली टीम को कुछ प्रॉब्लम हो। उसके अगले मैच पर भी 37 ओवर में 314, वो तो अच्छा हुआ, 50 ओवर का मैच नहीं हुआ, न जाने कितने रन कंसीड करते। ये कैंटरबरी वाले मैच को अगर हम छोड़ दें तो उसके पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार हमने 323 कंसीड करते हुए देखा था। तो बीच में एक दो मैच थोड़ा अलग रहा, कैंटरबरी तो अच्छा कर नहीं पाती इस फिक्चर में, लेकिन उनके अलावा बाकी टीम्स यहाँ पर बहुत पेल रही है ओटागो के बॉलर्स को, ठीक है। लेकिन एक नाम जो हमें कंसिस्टेंटली देखने मिल रहा है वो है मैट बेकन का। और लास्ट मैच जो हुआ था, फॉक्सट्रोट वापसी करे तो उन्होंने 2 विकेट निकाला। इसी दिन के पहले मैच में जब उस टाइम पे फॉक्सट्रोट बॉलिंग नहीं करा रहे थे, बॉलिंग तो चलो वो कीपिंग करा रहे थे, लेकिन उसके बाद सुपर स्मैश चालू हुआ, उन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया, सब कुछ करने लगे, तो वो तो मैंने बताया हुआ था। तो उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था, बाकी सारे विकेट पेसर के थे, जिनमें से गिब्सन के बारे में हमने बातें करी थी, गिब्सन ने बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा था, 2 विकेट भी निकाले थे। ओटागो की बैटिंग बुरी नहीं थी, लेकिन पीछे रह गए, बहुत रन कंसीड किया, क्योंकि उन्होंने रदरफोर्ड और फिनी, ये नाम कई बार आ चुका है, फिनी बीच में बॉलिंग भी कराते हैं। लास्ट मैच में इतने रन के बीच में इनका लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इनको जब भी मौका मिला है इन्होंने ठीक ठाक करा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पेसर्स का अपर हैंड और स्पिनर ने 2 विकेट निकाले। तो जो चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिल रही है कि ओटागो की बैटिंग कभी कभी अच्छी होती है, लेकिन बॉलिंग को लेकर उनके कॉन्सर्न्स हैं। कैंटरबरी वाले मैच को अगर हम छोड़ दें और एक मैच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, उसके अलावा रेगुलरली उन्होंने 6-7 के रन रेट से तो रन कंसीड करे हैं बराबर। बॉलिंग में बैट बेकन बहुत ही कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, अगर टीम एक विकेट निकाले तो वो भी वही निकाल रहे हैं। रिपन का नाम तो ऊपर भी आपने देखा था, यहाँ पे भी है। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे रहता है, रन यहाँ पे बन सकते हैं, और ओटागो के बॉलर्स का रन तो बनता ही है। बस यही चीज़ें हैं। और एक आध नाम जो ऐसे पंट अगर आप नोटिस करना चाहें तो जिनमें से फिनी, डेल फिलिप्स, ये कुछ नाम हैं जिनको आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर। और इस फिक्चर में हमने जो देखा था कि ये बहुत हाई स्कोरिंग फिक्चर नहीं हुआ है, विकेट्स बराबर गिरते हैं, तो बॉलर्स के ऊपर थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है, बॉलर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स। पेसर्स आपके लिए मेजर प्रायोरिटी रखेंगे, ग्राउंड में हमने वही चीज़ देखी है। और अगर लेग स्पिनर है जो दोनों टीमों के पास ही है, तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। कैंटरबरी की तरफ से आपको दो जो इनफॉर्म प्लेयर हैं, चैट बॉवेस और मैक्लोर। बॉवेस के अगर हम आखिरी 2-3 मैच को छोड़ दें तो उसके पहले वो रेगुलर रन पे थे, लेकिन इस फिक्चर में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब एक भी मैच पे 30 का आंकड़ा भी उन्होंने क्रॉस नहीं करके रखा है। अभी बॉवेस हैं, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, ठीक है। डफी के अगेंस्ट में बहुत बार आउट हुए हैं, डफी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट है, अगर आप चाहो नोटिस कर सकते हो। मैक्लोर लास्ट हर मैच पे उन्होंने स्टार्ट लिया है, लेकिन इस फिक्सचर में या इस टीम के अगेंस्ट में कुछ ऐसा नहीं है बताने लायक जो मैं इनको बता सकूं। लास्ट जब से उन्होंने कम बैक करा है ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वो खेले थे, बहुत रन बनाया था उन्होंने, रन आउट हो गए। फोर्थ ट्रॉफी में 100 मार के नॉट आउट रहे, फिर से सुपर स्मैश में बहुत जब तक खेल रहे थे मार रहे थे, रन आउट हो गए, ठीक है। तो ये इनका सीन चल रहा है अभी तक, तो मोमेंटम अच्छा दिख रहा है इनका। उसका लियो कार्टर है, बीच बीच में कभी कभार इनके रन से फिर बैटिंग सेकंड में आप देख सकते हो। मैककॉन की वही है, बीच में 30-40 के रन है, कंसिस्टेंट कुछ नहीं है। कैम फ्लेचर का भी एक मैच में रन है, कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके वजह से इतने प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है, तभी जाके ना कैंटरबरी के रिकॉर्ड खराब हुए हैं। उसके बाद मिच हैं जिनको आप वैसे भी नहीं लेने वाले। उसके बाद फुल केस, विलोडाउट, कोबर्न, एंगस मैकेंजी और वैन वॉकम, नट्टल में से कोई एक खेल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ब्लेक कोबर्न की जगह पे भी नट्टल को खिला सकते हैं, वो आपको लाने वाले बाद पता चल जाएगा। मेरे को लगता है वैन वॉकम को खिलाना चाहिए, ये बैटिंग में भी डेप दे देंगे और रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, और फर्स्ट चॉइस लेग स्पिनर हुआ करते थे टॉड एसल वगैरह से बाद, तो इनको प्रायोरिटी मिल सकती है। बाकी देखते हैं क्या करती है टीम। बाकी एंगस मैकेंजी जो है ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। ये पिछले सीजन तक ओटागो का होकर खेलते थे। नट्टल के तो हमने रिकॉर्ड देख लिए हैं, क्या है, ठीक ठाक है। फुल केस भी लास्ट हर मैच पे ही लगभग विकेट्स निकाल रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो, बॉलिंग सेकंड हो, और शेबिनी शिपली की जगह पे वो आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। लास्ट 3 मैच में इन ऑल फॉर्मेट्स उन्होंने 9 विकेट्स निकाले हैं, ठीक है, जिनमें से 2 सुपर स्मैश के मैच भी थे, जिनमें से 4 ओवर की बॉलिंग होती है सिर्फ, ठीक है ना। तो अभी देखो रिकॉर्ड्स किसी के नहीं है,
सही से समझ लो, नट्टल के अलावा, नट्टल और वैन वॉकम के अलावा किसी के रिकॉर्ड नहीं है। तो लेकिन अगर आप मोमेंटम फॉर्म इसके बेसिस पे कंसीडर करना चाहो तो इनमें से आप बॉवेस और मैकलोड में से किसी एक को लेके चल सकते हो, ठीक है। नहीं भी चलोगे चलेगा, अगर आप टॉप ऑर्डर को छोड़ना चाहते हो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो तब की मैं बात कर रहा हूँ। लियो कार्टर बैटिंग सेकंड में, मैककॉन की बैटिंग फर्स्ट में, दोनों में से एक को लेकर चल सकते हो आप। फ्लेचर का भी मैं हमेशा बोलता हूँ बैटिंग सेकंड में, लेकिन इस फिक्चर में वहाँ पे भी उनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। मीचे को आप वैसे भी नहीं लेने वाले। फुल केस मैं कहूँगा लेके चलो, मोमेंटम अच्छा है और अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और विल ओराउड का भी मैं कहूँगा लेके चलो। ये चार यहाँ से वैन वॉकम और नट्टल से जोड़ करेंगे, ये तीन, ठीक है, ये तीन को लेके चलो। बॉलिंग अच्छी रखो क्योंकि सामने वाले टीम की बैटिंग अच्छी नहीं हुई इस फिक्चर में, और चाहे वो जीते हारे उनके विकेट्स तो बराबर गिरे हैं, तो इन तीन को लेके चलो। बाकी ऊपर बैटिंग में से मैकलोड और बॉवेस में से किसी एक को रखो। बैट फर्स्ट हो तो बॉवेस को रखो, बैट सेकंड हो तो मैकलोड को रखो। और लियो कार्टर मैककॉन की में से किसी एक को रखो, लियो कार्टर बैट सेकंड में, मैककॉन की बैटिंग फर्स्ट में, बस, ठीक है। ज़्यादा प्लेयर्स मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक तो देखो रिकॉर्ड अच्छे नहीं है कैंटरबरी के, ऊपर से अवे मैच है, तो ये चीज़ें हैं। और ऊपर से जो बॉलर्स हैं, मेन बॉलर्स जो हैं वो वापस आ चुके हैं ओटावा की तरफ से। माइकल रे भी आ चुके हैं, बेकन भी आ चुके हैं, रिपन भी आ चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि कैसे टीम कॉप अप कर पाती है। यहाँ पर बात करते हैं ओटावा की तरफ से, तो रदरफोर्ड आपको दिख जाएंगे ओपनिंग करते हुए मैक्स काउ के साथ। अभी मैक्स काउ की ओपनिंग कर रहे हैं तो इनके प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाते हैं, और इस ग्राउंड पे थोड़े बहुत रन्स भी हैं इनके। रदरफोर्ड कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जब ये चलते हैं तो वो हैं, तो वो आप देख सकते हो। फॉक्स कोड तो वैसे ही मस्ट हैव हो जाते हैं। नीचे इन दोनों में से एक को लेकर चलने की कोशिश करना, और मेरी प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा जो है फिनी की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि इनके थोड़े बहुत नाम भी ज़्यादा आए हैं और बॉलिंग करा लेते हैं कभी कभार। बॉलिंग की से तो मैं उम्मीद ना भी रखूँ, लेकिन बैटिंग से ठीक ठाक है इनके परफॉर्मेंस। लास्ट मैच भी रन बनाए थे इन्होंने, लोगों ने नोटिस नहीं किया उतने रनों के बीच में, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं फिनी, उनको जब भी मौके मिल रहे हैं। ल्यू जॉनसन है उसके बाद माइकल रिपन, जेक गिब्सन, बेन लॉक्रोज, मैट बेकन और माइकल रे। बेंच पे थॉर्न पार्क्स होंगे जो मुझे लग नहीं रहा खेलेंगे। इनमें से मैट बेकन मस्ट हैव है, रिपन मस्ट हैव है, रदरफोर्ड और मैक्स का, वो चार आपके लिए कोर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शंस होंगे आपके पास, माइकल रे कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन मुझे लगता है परसेंटेज ज़्यादा होगा, आप लेकर चलो। जॉश फिनी एक पंट होंगे आपके लिए। जेक गिब्सन का मैंने बता दिया कि ये क्या इनका रोल है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो ये ऐसे प्लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेथन स्मिथ के जगह पे इनको खिलाया जाता है। नेथन स्मिथ की तरह उतने क्वालिटी तो नहीं रखते हैं, लेकिन एक हैंडी प्लेयर हैं, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेट में जहाँ पे पूरा एक्सपोजर सबको मिलता है, ऐसे फॉर्मेट में ऐसे प्लेयर्स जो नंबर 7-8 तक बैटिंग आते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, 5-6 ओवर या 7 ओवर की बॉलिंग करा लेते हैं, वो आपके लिए हमेशा प्रायोरिटी रखते हैं। और बेन लॉक्रोस, अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो रख सकते हो, वैसे तो उतना खास कुछ है नहीं स्पिनर्स के लिए, तो मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा, लेकिन रिसेंट टाइम्स में वो कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर वो बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो रख के चलना, बाकी नहीं भी रखोगे चलेगा। तो जो चार प्लेयर्स हमारे कोर बना रहे हैं वो चार प्लेयर्स कौन है? रदरफोर्ड है, काउ है, बेकन है, रिपन है, ये चार ऐड कर लेना है। माइकल रे को ऐड कर लेना है, फिनी को, अच्छा फॉक्स रोड, ये पांच हमारे कोर बनेंगे। फॉक्स रोड को तो छोड़ने का सवाल नहीं, पता नहीं होता है। इसके अलावा हमारे जो बाकी ऑप्शन हैं वो है फिनी का मैंने बता दिया, माइकल रे और बेन लॉक्रोज गिब्सन, ये तीन ऑप्शन हैं जिनके साथ आप जा सकते हो अल्टरनेट करके। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो मैकलोड और बॉवेस, ये दोनों के परसेंटेजेस भी मुझे लगता है डिसेंट हो जाएंगे अभी, और परफॉर्म भी यही दोनों कर रहे हैं। बाकी तो किसी का उतना परफॉर्मेंस नहीं है। फुल केस बॉलिंग से विकेट्स निकाल रहे हैं, लोग शायद रखेंगे टीम में। कैप्टन मसलन बनाए नहीं बनाए मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन टीम में रखेंगे लोग। उसका मैकॉन की थोड़े बहुत नाम है, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ भी नहीं है, और फॉर्म का भी कोई अता पता नहीं है। रिस्की में वैन वॉकम है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, आपने देख लिया। ब्लेक कोबर्न का भी सेम ही होगा क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस ही है, और एक्सपीरियंस को यहाँ पर विकेट मिल जाता है। विल ओडाउट का उसके बाद कंसिस्टेंट बॉलर रहे हैं, अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए बीच में तो लगभग वो विकेट निकाल रहे हैं। ओडाओ की तरफ से रदरफोर्ड, फॉक्सट्रोप, यही दोनों के परसेंटेज हाई होंगे, और लास्ट मैच भी इन दोनों ने परफॉर्म करा था। उस पर माइकल रे और रिपन, और रिस्क में बेकन आपने देख लिया रीज़न क्या है, और फिनी, ल्यू जॉनसन जैसे फिनी ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, तो इनमें से अगर आप चाहो ऐसे पंट तो ले सकते हो। तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। थोड़ा सा ये फिक्सचर मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रहा है। कन्फ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि रिसेंट जो इस ग्राउंड पे हो रहा है ओटावा के बॉलर्स के साथ, वो ओटावा के बॉलर्स को मेरे को सपोर्ट नहीं करवा रहा। एट द सेम टाइम इस फिक्सचर में कैंटरबरी बहुत पीछे चल रही है, और इस ग्राउंड में भले ही बाकी टीमों के अगेंस्ट में 300 के ऊपर उन्होंने कंसीड करा हो ओटावा के बॉलर्स ने, लेकिन जब भी बारी कैंटरबरी की आई है उन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फिक्सचर लग रहा है, लेकिन फिर भी शायद ये 7 प्लेयर्स आपको मेरे कोर में दिख जाएंगे। बैटिंग में क्या क्या ऑप्शन हैं? बॉवेस, डेल फिलिप्स, लियो कार्टर, मैकलोड, फिनी। ल्यू जॉनसन को शायद मैं कंसीडर ना करूं। फिनी मेरे लिए सबसे बड़े पंट है, अगर आप पंट की बात कर रहे हैं, परसेंटेज कम ऐसे प्लेयर को आप लेना चाहते हो तो वो फिनी है। लियो कार्टर अगर आप बैटिंग सेकंड कर रही है कैंटरबरी, आप देख सकते हो। और मैकलोड और बॉवेस में से किसी एक को लेना, मैं सजेस्ट करूंगा बॉवेस को ही लेके चलो, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है और 2-3 मैच से शांत पड़े हैं, कभी भी चल सकते हैं, परसेंटेज भी हाई है, तो लेके चलो।
ठीक है। तो मैं शायद ये अगर यहाँ पर 3 बैट्समैन लेने पड़े तो मैं शायद ये स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है। इनमें से फिनी के जगह पे अगर आप चाहो तो सेफ किसी ऑप्शन को भी ले सकते हो, बाकी बॉब वेस्ट तो यूनिवर्सल पिक है। ऑलराउंडर में इन तीनों के अलावा मैककॉनकी के परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा इधर उधर देखना चाहूँगा क्योंकि मैककॉनकी का फॉर्म या मोमेंटम कुछ भी सही चल नहीं रहा। बॉलरों में से अगर वैन वॉकम खेलते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस हमने देख लिया है। माइकल रे परसेंटेज हाई होगा अगर वो खेलते हैं, तो ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर 11 प्लेयर्स के साथ आप बना सकते हो। यहाँ पर अगर वैन वॉकम नहीं खेलते हैं तो विल ओडाउट का कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, एक आध मैच फ्लॉप हो सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, तो वो आप देख लेना। या फिर गिब्सन का भी ऑप्शन है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कुशन भी आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर काऊ के जगह पर कैम फ्लेचर को भी अगर आप ले सकते हो अगर वो बैट सेकंड कर रहे हैं तो, क्योंकि चेजिंग में कंपैरेटिवली बेहतर करते हैं। इस फिक्चर में भले ही नहीं है अच्छे, लेकिन ये इनका ट्रेंड रहा है और लास्ट मैच में भी हमने ये चीज़ नोटिस करी है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो देखो फॉक्सट्रोट तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बॉलिंग भी फर्स्ट चॉइस वो स्पिनर की तरह काम आ रहे हैं, तो बना सकते हो परसेंटेज देख के, दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप या तो बेकन के साथ जा सकते हो या रिपन के साथ जा सकते हो। माइकल रे भी ऑप्शन है, लेकिन माइकल रे इनकन्सिस्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये 2-3 ऑप्शन है जिससे आप जा सकते हो। इसके अलावा कैंटरबरी की तरफ से ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं है जिनके बारे में मैं कह सकूं कि इनको कैप्टन मैसेज बनाओ स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में वैन वॉकम एक ऑप्शन बनते हैं, फुलकेस एक ऑप्शन बनते हैं जिनको आप देख सकते हो। इस मैच में कैंटरबरी को कुछ अलग करना है, ट्रेंड तोड़ना है, रिकॉर्ड जो उनके बुरे चल रहे हैं वो अगर सही करना है, तो जो प्लेयर्स यहाँ पर अलग आ सकते हैं इनके लिए, वो मुझे लगता है बॉलिंग से ही आ सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में ये जो टॉप के 2 प्लेयर्स हैं इनके अलावा कोई भी कंसिस्टेंटली मुझे अच्छा करते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल किसी फॉर्मेट में भी। तो मुझे लगता है बॉलरों में से जैसे विल ओडाउट का हो गए या एंगस मैकेंजी हो गए या फुल केस हो गए, इनमें से अगर कोई करता है, या वैन वॉकम का तो मैंने बता दिया, वो अगर कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कुछ बात बने, नहीं तो मुझे कंसिस्टेंटली कोई उतना दिख नहीं रहा है कैंटरबरी की तरफ से जिनके ऊपर मैं दाव खेल सकूँ। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।